हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम जो कक्षा 8 की विज्ञान है उसे आज हम शुरू कर रहे हैं और मैं पूरी विज्ञान आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी सारे चैप्टर को समझाऊंगा और उसके बाद जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे उनको भी कराऊंगा नोट्स के साथ। ठीक है, मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो कक्षा 8 की विज्ञान है ना, एनसीईआरटी, इस पे बहुत ही आसान तरीके से सभी चीज़ों को समझाया गया है, बताया गया है। आपके जो चैप्टर हैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 1 आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। अध्याय 2 आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। ऐसे ही करते करते अध्याय 9 तक है। अध्याय 9 हमारा जंतुओं में जनन है। तो ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आ रहे हैं, कुल मिला के जो पूरे साल भर में हमें पढ़ना है वो 18 चैप्टर हमें पढ़ना है। अर्धवार्षिक में कक्ष और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक आएगा या 10 तक मान के चल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जो अध्याय नंबर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल जानते हैं ना, जो गेहूं की फसल होती है। फसल वो चीज़ जिसको हम खेतों में लगाते हैं, ठीक है, और जिससे या तो हम कोई चीज़ जो हम लगाते हैं खेतों में, जो चीज़ होती हैं उसका निर्वहन या तो पशु करते हैं या हम करते हैं। जो मानव है वो भी एक पशु ही होता है, ठीक है, एक पशु की कैटेगरी में ही वो आता है। तो चलिए इस पार्ट का हम धीरे धीरे से हम सभी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे और समझते हुए। कह रहे हैं ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश मतलब होता है गर्मी की छुट्टी। मैं पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। ठीक है, उनके चाचा एक किसान थे। पहेली और बूझो दो लोग हैं, पहेली और बूझो। वो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। उस एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। खुरपी जानते हो ना, जैसे ये गुराई निराई में जो यूज़ होते हैं। दराती जानते हो ना, जिससे घास वगैरह काटते हैं। हल जिससे जोतते हैं खेत को, ये सब। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। मैंने भी बता दिया, खुरपी से क्या किया जाता है, सभी चीज़ों को निराई गुड़ाई किया जाता है। दराती से काटा जाता है। बेलचा से पटेला टाइप होता है। और हल से क्या करते हैं, जो हमारी ज़मीन होती है उसको हम सींचते हैं, मतलब खोदते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव जितने भी हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे हो गए, उनको भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब पौधे को जाके ये तो नहीं दोगे 2-4 रोटी दे दिया पौधे को, पौधा खा लेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो, 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। मनुष्य जो है वो परपोषी है। आप कहोगे सर परपोषी कैसे हुए, हम तो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद अपने खेतों में फसल उगाते हैं, उन्हीं से हम खाते हैं। तो हम उगाते हैं, फसल जो होती है वो होती है और फसल पर हम निर्भर हैं, ठीक है ना, फसल पर हम निर्भर है, तो हम परपोषी हो गए। लेकिन जो जीव जंतु हैं वो भी परपोषी हैं सभी, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सभी के सभी स्वपोषी हैं, क्योंकि वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं बना ही नहीं सकते। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हमारे भोजन का स्रोत क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु। हम मछली खाते हैं, हम जो मांसाहारी वो लोग मछली वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, है ना, चिकन खाते हैं। हम क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, ठीक है, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गए, आटा, ये सब बनता है ना, ये सब खाते हैं। तो या तो हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं या फिर हम जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। जब किसी चीज़ का भोजन किसी पर निर्भर होता है तो वो परपोषी हो जाएगा, ठीक है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं?
जो हम खाना खाते हैं ना, तो हम खाना खाते ही क्यों हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। खाना इसलिए खाते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, है ना, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी तभी हम कार्य कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक दिन उपवास रखते हो, खाना नहीं खाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो आपको कमज़ोरी फील होती है ना। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो हर चीज़ का एक अपना ही वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखा है, हम आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, हम जो खाते हैं ना उसको पचाने में, शोषण, शोषण का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, एवं उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब हुआ पेशाब करना, टट्टी करना, ठीक है, के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। वो जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम या तो अपना भोजन पौधों से लेंगे या फिर जंतुओं से लेंगे। दो ही स्रोत हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई और स्रोत नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ समझो। अभी प्रश्नोत्तर, जब पूरे अध्याय को हम समझ लेंगे ना, तो प्रश्नोत्तर हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। अब इस टेबल में क्या लिखा है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखो, देश को भोजन प्राप्त करवाने के लिए आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं, है ना, आपके गांव में एक कभी कभी महीने में एक बार या दो बार, शहरों में तो एक दुकान टाइप होता है, और गांव में क्या होता है, डीलर आता है, वो कभी कभी राशन बांटता है, कभी तेल, कभी अनाज बांटता है। तो सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई जाती है कि जितनी भी गांव हैं सभी गांव में एक डीलर आता है, महीने में राशन बांटता है, सस्ते से सस्ते राशन बांटे जाते हैं। जो राशन कार्ड होता है वो दो टाइप्स में होता है, एक बीपीएल और एक एपीएल। बीपीएल में क्या होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको राशन दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, और बहुत सारा राशन दिया जाता है। और जो एपीएल हैं, गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर, उनको राशन भी दिया जाता है लेकिन थोड़ा सा उसका महंगा होता है और थोड़ा कम राशन मिलता है। तो इस तरीके से राशन का बंटवारा किया जाता है पूरे देश में। फिर लिखा है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। सोचने वाली बात, ये लड़की सोच रही है। जी बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जितना उत्पादन करेंगे आप उसका भंडारण भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, तो उस साल फसल ही नहीं उगती है, फसल ही नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा फसल नहीं उठाएं, वो बनाएंगे, उनका भंडारण नहीं करेंगे, तो जो अगर कभी हमारे फिर मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत से बचने के लिए तैयार रहना पड़ता है ना। ये नहीं कि पूरा सड़ जाएगा, गल जाएगा, ऐसा नहीं। भंडारण की भी कई तरीके हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। भंडारण में क्या होता है, हम चीज़ों को सुव्यवस्थित रखते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम चीज़ों को दूसरे देशों में भी बेच सकते हैं। और दूसरे देशों में जब हम चीज़ें बेचने लगते हैं, जब कोई इंसान, जब किसी के पास ज़्यादा हो जाता है तभी तो वो बेचता है, और जब वो बेचता है तो वो अमीर हो जाता है। तो अगर हमारे पास उत्पादन ज़्यादा होगा, हम दूसरे देशों को भी बेच पाएंगे, और उससे क्या होगा, हम धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे। हम का मतलब हमारा देश अमीर होगा। अगर हमारा देश अमीर होगा तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे हर एक लोगों पे पड़ेगा। उनकी जीवन शैली, उनकी शिक्षा, ये सब में सुधार होता है। नई सड़कें बनती हैं, नए स्कूल खुलते हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, इन सब का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं, नई एक टॉपिक है हमारी, कृषि पद्धतियाँ। कृषि करने के कई रूप होते हैं, कई तरीके होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो, कृषि मैदानी भागों में भी होता है, पहाड़ी इलाकों में भी कृषि होती है, तो जगह के हिसाब से कृषि पद्धतियाँ बदलती हैं। ठीक है, आप जो पद्धति मैदानी क्षेत्रों में करते हैं वो पद्धति आप पहाड़ी इलाकों में नहीं कर सकते। पहाड़ों में जो फसल होती है वो आप मैदानों में नहीं कर सकते। मैदानों में जो होता है वो पहाड़ों में नहीं हो सकता। सो हर चीज़ का वातावरण और उसकी जो ज़मीन है, उनकी उपजाऊपन देख के हम करते हैं। वही चीज़ हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब इधर से उधर भटकते रहते थे। यहाँ कुछ मिला, यहाँ 2 दिन रह गए, यहाँ ख़त्म खाना पीना तो फिर आगे बढ़ गए। घुमंतु का मतलब घूमते रहते थे, कहीं पर स्थिर नहीं रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में
समूह में विचरण करते रहते हैं। समूह में विचरण का मतलब 4 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, 50 लोगों का ग्रुप होता था, एक समूह होता था। और वो पूरा का पूरा समूह, ठीक है, जैसे बंजारे होते हैं ना, वैसे वो जाते थे, इधर उधर रुकते थे, पशुपालन करते थे, और उनका दूध हो गया, ठीक है, उनका मांस हो गया, लोगों को बेचते थे, खाते थे खुद भी। और जब वहाँ से घास ख़त्म हो जाए, वहाँ पर रहने लायक परिस्थिति ख़त्म हो जाए, तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते थे, कहीं दूसरी जगह जाके देखते थे कि ये सब उनको मिल कहाँ रहा है, तो वहीं जाके वो रुक जाते थे, ठीक है। चलते रहते थे, मतलब किसी एक स्थान पर वो टिकते नहीं थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, और उनको भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना पड़ता था, ठीक है। कालांतर में, मतलब बहुत पहले, खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। बहुत पहले कि चावल के लिए धान लगाया, गेहूं की फसल उगाई गई, है ना, इसका प्रारंभ हुआ धीरे धीरे चलकर। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं ना, इसे फसल कहते हैं। सो आपके प्रश्न में, आपके पीछे ना क्वेश्चन में पूछा गया है कि फसल किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। आप देखोगे जहाँ धान लगता है तो बहुत जगह धान लगाए, ये नहीं कि इधर एक लगा दिया, इधर एक लगा दिया, छोड़ दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। जब धान लगाई जाती है तो बहुत सी खेतों में धान लगाई जाती है। जब गेहूँ लगाई जाती है तो बहुत सी जगह पे गेहूँ लगाई जाती है ना। जब सरसों लगाई जाती है तो बहुत सी जगह पे सरसों लगाई जाती है। ये नहीं कि इतने में सरसों लगा दिया, इतने में गेहूँ लगा दिया, तो ये फसल नहीं हुआ। फसल क्या होगी? एक ही किस्म के पौधों को जब बहुत सारे जगह पे लगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं, सभी के सभी पौधे गेहूँ के हैं, तो तब जाके उसे आप फसल बोलोगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई फसल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल, यहाँ पे पूरा लिख दोगे, उदाहरण भी दे देना। आगे क्या है? आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, अन्न का मतलब अन्न में गेहूँ आ जाता है, चावल आ जाता है, फिर आपका भुट्टा आ जाता है, ये सभी अन्न है। सब्जियों में क्या है? जैसे कि टमाटर, बैंगन, दुनियादारी। फल में क्या है? सेब, अमरूद, तरबूज, ये सब फल में आते हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी गर्मी का मौसम है और बरसात हो रही है, तो इस टाइम पे धान की फसल चल रही है हर जगह, है ना। भारत एक विशाल देश है, बहुत विशाल का मतलब बहुत बड़ा देश है। यहाँ तापमान, तापमान समझते हो ना, मतलब अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, 33 डिग्री सेल्सियस वो तापमान हुआ। फिर आर्द्रता यानी कि नमी और वर्षा जैसी जलवायुवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ तापमान है तो उत्तराखंड में कुछ अलग होगा, तो केरल में कुछ अलग होगा। तो ये नहीं कि उत्तराखंड में अभी जो फसल हो रही है वही फसल आपकी केरल में भी होगी, ऐसा नहीं है। जहाँ की जो जलवायु होगी, जहाँ की जो परिस्थिति होगी, उसी परिस्थिति के अनुसार ही फसल होते हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार, ठीक है, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। 2 वर्ग कौन से? एक है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल और खरीफ की फसल, मतलब 6-6 महीने का पीरियड मान लो। अब खरीफ की फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाता है। मतलब जो धान है वो वर्षा ऋतु का फसल है, तो उसे हम खरीफ की फसल बोलेंगे। आपको जब भी बोले खरीफ, तो खरीफ का मतलब सीधा सीधा समझ लेना वर्षा। वर्षा ऋतु में जितनी भी पेड़ पौधे मतलब फसल उगाई जाती है उन्हें हम खरीफ की फसल बोलते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में कौन कौन से, वर्षा ऋतु कब होती है भारत में? जून से लेकर सितंबर। अभी ये जो वीडियो मैं आज अपलोड करूँगा ये चल रहा है अभी हमारा सितंबर, सॉरी अगस्त चल रहा है ना,
तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बरसात होती है और इस टाइम पे क्या लगा जाता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये जितनी भी फसल है ये सारे के सारे फसल क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। कुल मिला के वो सभी फसलें जो वर्षा ऋतु में होती हैं उन्हें हम खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है। अब आता है रबी की फसल। रबी का मतलब ठंड में जो फसल होती है उसे हम रबी की फसल बोलते हैं। तो जो ठंड होती है वो अक्टूबर से शुरू हो जाती है। ठीक है। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक, फरवरी के अंत तक उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। जैसे कि गेहूँ ठंड में होता है, चना ठंड में होता है, मटर ठंड में होता है, सरसों के पौधे ठंड में होते हैं। ठीक है। ये जितनी भी फसल है ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो फसल के बारे में भी हम जान चुके हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आधारिक फसल पद्धतियाँ। इनके बारे में जानेंगे। ये बंदा क्या सोच रहा है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। देखो इसका उत्तर क्या होगा कि शीत ऋतु में धान को क्यों नहीं उगा सकता। धान की जो फसल है ना उसको चाहिए ज़्यादा पानी, उसको चाहिए बहुत पानी। ठीक है। पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ उसकी जो जलवायु में जो गर्मी चाहिए होता है उसको, है ना, तो वो गर्मी उसको ठंड में नहीं मिल पाती। ठंड में तो देखो टेम्परेचर बहुत लो रहता है और पानी, बरसात भी नहीं होती है। धान की फसल में बरसात बहुत चाहिए होता है, तो उसको जो आवश्यक जलवायु की परिस्थितियाँ उस टाइम में बन नहीं पाती हैं, तभी हम उसको नहीं उगा सकते। फिर यहाँ लिखा है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, ये भी इसका उत्तर है। अब यहाँ लिखा है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब सामयिक, जैसे धान लगाना है हमें क्या करना है, पहले जो भी हमारा खेत होगा उसको पहले जोतेंगे, है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली चला के जोतेंगे, फिर सपाट करेंगे, फिर उस पर पानी छोड़ेंगे, फिर उसका कीचड़ बनाएंगे, फिर उस पर पटेला मारेंगे, सपाट हो जाएगा। फिर धान जो हमने पौधे बोए हैं उन पौधों को सीरियल वाइज लगाएंगे, तब जाके हमारी फसल लगती है। उसके बाद उसकी देख रेख करनी पड़ती है, समय समय पर सिंचाई, कीटनाशक देनी पड़ती हैं, और अंत में जाके फसल पकती है, फिर कटती है, तब जाके हमारा पूरा अन्न हमें मिल पाता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें करना होता है मिट्टी को तैयार करना होता है ना। मिट्टी तैयार करना मतलब जोतते हैं खेत को, फिर हमें बुआई करनी पड़ती है, फिर हम जो भी हमारा पौधा होगा या गेहूँ के बीज होंगे वो हम लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं। जो हमने लगाया है उसमें कीटनाशक आ जाते हैं, कीट पतंगे आ जाती हैं, उनको मारने के लिए खाद एवं उर्वरक देते हैं। सिंचाई करते हैं, सिंचाई का मतलब पानी देते हैं। खरपतवार मतलब धान लगाते तो धान के बीच में घास उग जाते हैं, है ना, उनको हटाना होता है। फिर कटाई करते हैं, जब पक जाता है फसल उसकी कटाई करो। फिर भंडारण करते हैं, फसल तो हो गया, उसको कट्टे में भर के अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखते हैं जहाँ पर नमी ना हो। ठीक है, तो भंडारण ही कहते हैं। तो ये कुल मिला के 7 प्रोसीजर होते हैं। मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना। ठीक। सबसे पहले वाले पे आते हैं मिट्टी तैयार करना। ये क्या है? सबसे पहला चरण आता है हमारा मिट्टी तैयार करना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम कह रहे हैं फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ी भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी का मतलब होता है भुरभुरा, नरम।
ठीक है, कहाँ तक थे? पोली मिट्टी किसी प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन मार्क है, कैसे होती हैं? देखो, पोली मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता होती हैं। क्योंकि पोली मिट्टी होता है भुरभुरा, उसमें ना रंध्रावकाश होते हैं। अगर मिट्टी जड़ जाएगी, एकदम चिपकी हुई रहेगी, तो वो एकदम सट जाएगी, और उसमें जब सिंचाई करोगे तो पानी नीचे नहीं पहुंचेगा। क्योंकि पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो वो तभी अच्छे से हो पाएगा जब मिट्टी पोली रहेगी। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। जो केंचुआ होते हैं ना, वो किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या करते हैं, पोली मिट्टी बनाने में भी सहायता करते हैं, और साथ ही साथ जो मिट्टी की उपजाऊपन है, जो जितना खेत जितना अधिक उपजाऊ होता है उसकी फसल उतनी अधिक होती है। केंचुआ इसीलिए उसका मित्र माना जाता है कि जिस मिट्टी में केंचुए होंगे वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। वहाँ पे अगर कोई भी फसल लगाओगे ना तो वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक। क्या करता है, यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है, अभी थोड़ा पहले पढ़ के आए यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब आप देखते हो, आपने एक फसल उगाई, ठीक है, कुछ दिन के बाद आप जब पलटी मारते हो, खेत जोतते हो, तो वो फसल दब जाती हैं। फसल के साथ साथ जो कुछ जीव जंतु कुछ थे, उनका जो अवशिष्ट भी नीचे चप जाता है, तो उनके जो पोषक होते हैं, उन पोषक को जब खेत में जब नए पौधे लगाए जाते हैं तो वो पौधे उन पोषक को अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं, और तब जाके उसको उपजाऊपन की मदद से खेत की फसल और अच्छी हो जाती है। यहाँ लिखा है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये नहीं कि हमारा खेत है, हमने 2-2 फुट के अंदर खोदना है, ऐसा कुछ नहीं है। खेत की जो फसल निर्भर करती है ना, खेत का इतना सा जो हिस्सा होता है, मैं आपको दिखाऊं, इतना इतना हिस्सा अगर आपका उपजाऊपन होता है, इसी पे ही आपका पूरा फसल होता है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो इतना हिस्सा होता है, अगर बताऊं, इतना, ठीक है, इतने हिस्से में ही पूरी फसल हो जाती है, इसी हिस्से में ही सारा कुछ है, ठीक है। तो अगर आपको खेती में उपजाऊपन बनाना है तो आपको उसमें कंपोस्ट खाद डालना चाहिए, ठीक है, गोबर डालनी चाहिए। आप अपनी खेतों में जितना भी उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जो कि मार्केट में मिलता है, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, तो वो धीरे धीरे आपके खेत के उपजाऊपन को भी नष्ट करता है। फसल तो अच्छी होगी लेकिन उपजाऊपन को वो नष्ट करता है। कह रहे हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, नीचे के जो पोषक हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। ये जैसे ये किसान ये अपने खेत को जोत रहे हैं, ये क्यों जोत रहे हैं? ताकि इसके जो मिट्टी वो पोला हो सके, यानी कि जो इसके पोषक तत्व जो नीचे दब गए हैं वो उभर के ऊपर आ सकें, और जब हम फसल लगाएं तो वो पेड़ पौधे उस पोषक तत्व को अपने में समाहित कर पाएँ आसानी के साथ। तभी ये करना बहुत ज़रूरी है, पोला करना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है ना। खेत की जुताई करते हैं तो जुताई का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को पलटना और उलटना, खोदना, ये जो प्रक्रिया है वो जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर करते हैं। हल आपको पता है, ये जो किसान है ना, ये हल चला रहे हैं, ये हल है हमारा। लेकिन गाँव में हल चलाते हैं, पहाड़ों में हल चलाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली से की मदद से,
है ना, हल करते हैं, हल से जुताई करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर बहुत ही सख्त मिट्टी होगा तो उसके अंदर धंसेगा ही नहीं हमारा, है ना, लोहा या लकड़ी। इसलिए पानी देकर उसको थोड़ा नरम किया जाता है, ताकि हम जब चलाएं हमारी हल तो वो आसानी के साथ धंस जाए और मिट्टी को आराम से पोला कर पाए, मतलब उखाड़ के पलट पलट पाए। कह रहे हैं जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। अब पटेला क्यों मारते हैं? देखता होगा आपने, जोतने के बाद पटेला मारते हैं, एक लंबा सा होता है और उसके ऊपर चलता है यूँ यूँ। उससे क्या होता है, बड़े बड़े जो ढेले होते हैं ना ऊपर ऊपर, वो टूट जाते हैं, और टूटता भी और साथ ही हमारा खेत भी समतल होता जाता है। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भलीभांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, एक बार में सब चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। जितना भी मैंने पढ़ा है आप प्लीज़ इसको एक बार दोबारा देख लेना, रिवीज़न करना, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कृषि औजार से पढ़ेंगे, ठीक है, कृषि औजार से, और धीरे धीरे पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो ये जो लास्ट में अभ्यास है, प्रश्नोत्तर है, ये भी हम करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं ये सब भी हम करेंगे।